नमस्कार साथियों, आज हम संविधान शुरू कर रहे हैं। इसमें आज मैं आपको कुछ बेसिक शब्दावली बताऊंगा, जैसे राज्य, देश और राष्ट्र, स्टेट, कंट्री और नेशन। सबसे पहले देखते हैं देश, कंट्री। देश जो है एक भौगोलिक शब्दावली है। इसका अर्थ स्पेस, स्थान या जगह से है, अर्थात भूमि के ऐसे टुकड़े से है जहां लोग निवास करते हो। दूसरा शब्दावली है राष्ट्र, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा एरिया जहां एक विशेष प्रकार की संस्कृति, बोली या भाषा के लोग निवास करते हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र शब्द राष्ट्रीयता शब्द से जुड़ा हुआ है। प्रायः समाजशास्त्र में इस राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं तीसरा टर्म है राज्य, स्टेट। यदि आपसे पूछा जाए आप कौन से राज्य में रहते हैं, तो आप बताएंगे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। लेकिन याद रखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लिए प्रांत या प्रोविंस शब्द का प्रयोग किया है, ना कि राज्य शब्द का। यदि किसी देश को राज्य होने के लिए आपके पास चार चीजें होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, जनसंख्या अर्थात लोगों से है। दूसरा, निश्चित भूभाग, वह जनसंख्या, वह लोग जिस क्षेत्र में निवास करेंगे। तीसरा, संप्रभुता और चौथा, सरकार। अब देखते हैं संप्रभुता के बारे में। यदि संप्रभुता भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता, दूसरा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता में यदि देश के भीतर क्या होगा, दूसरे देश के हस्तक्षेप के बिना हम निर्णय लेते हैं, उसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। और यदि देश के बाहर दूसरे देशों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, यदि इसका निर्णय हम बिना किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के लेते हैं, तो यह बाह्य संप्रभुता कहलाएगी। अब देखते हैं राज्य शब्द का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हम राज्य स्थापित किए। प्राकृतिक अवस्था या मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त कर विधि का शासन स्थापित करने तथा लोगों ने अपने कल्याण हेतु जिस संस्था की स्थापना की, उसे राज्य कहते हैं। यह एक टर्म है, जैसे प्राकृतिक अवस्था या मत्स्य न्याय, ये दोनों एक ही शब्द के लिए यूज हुए हैं। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ यह है जब मानव सभ्यता पहली बार जब इस संसार में आई, तब वह अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का शोषण करने लगी। जैसे भूख के लिए, अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरों पर अन्याय करने लगे। ठीक वैसे ही मत्स्य न्याय में एक बड़ी से समुद्र में एक बड़ी मछली छोटी मछली को अपने भूख के लिए खा जाती है। तो यदि यही व्यवस्था चलती रही तो सभ्यता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए राज्य शब्द का कॉन्सेप्ट आया। अब देखते हैं ये जो राज्य शब्द का कॉन्सेप्ट आया, इसे सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया, हॉब्स, लॉक, रूसो ने। अब देखते हैं सरकार क्या है। सरकार लोगों के कल्याण के लिए राज्य जिस माध्यम, टूल या फिर उपकरण का यूज करती है, वह है सरकार। देखिए, जैसे सरकार राज्य का उपकरण, माध्यम, साधन है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करती है। अर्थात राज्य एक अमूर्त संस्था है, यानी रंगमंच के पीछे रहकर कार्य करती है, और सरकार आपके सामने दिखाई देती है जो रंगमंच के आगे कार्य करती है। अब देखते हैं सरकार में तीन चीजें होंगी, सरकार के तीन अंग होंगे। सरकार लोगों का कल्याण करेगी, उसके तीन अंग होंगे। पहला, व्यवस्थापिका, कानून कैसा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, यह व्यवस्थापिका तय करेगी। दूसरा, कार्यपालिका, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य कार्यपालिका करेगी। और न्यायपालिका, यह
कानून कैसा बन रहा है, यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है, यह उसे चेक करेगी, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। हाल ही में कृषि बिल पर जुडिशियल रिव्यू किया गया था। अब देखते हैं शक्ति, इस जो सरकार के जो 3 अंग है, इसे इस शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया है, जिसे मोंटेस्क्यू ने दिया गया है, मोंटेस्क्यू ने दिया है। अब देखते हैं यदि कोई देश के लोकतंत्र होने का आधार हमें देखना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सरकार के 3 अंग अपने अलग अलग कार्य कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। यदि अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो वह देश लोकतंत्र है। जैसे कार्य व्यवस्थापिका अलग अलग कार्य कर रही हो, कार्यपालिका अलग अलग कार्य कर रही हो, न्यायपालिका अलग अलग कार्य कर रही हो, दो बिना किसी हस्तक्षेप के, तो वह देश लोकतंत्र है। तो यह था कुछ बेसिक शब्दावली जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू।